साथियों, इस भौतिक शरीर को अन्नमय कोश भी कहते हैं। ये अन्नमय कोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी ग्रोथ, इसका विकास अन्न से ही होता है। कैसे? आइए समझते हैं इस पाचन तंत्र वीडियो में। जब भी हम अन्य भोजन अपने मुख में डालते हैं तो सबसे पहले लार ग्रंथियां, जिससे कि क्लेदक कफ मिलता है, लार ग्रंथियों से भोजन मिलता है और भोजन में क्या होता है, माल्टोज में परिवर्तित होने लगता है, मिठास आने लगती है जितना हम इसको चबा चबा के खाते हैं। और उस समय हमारी जिह्वा पर बोधक कफ काम करता है। जो बोधक कफ हमें बोध कराता है, हमें बताता है कि इसका स्वाद कैसा है, साथ में ही इसको पचाने के लिए क्या जूसेस, क्या रस हमारे पेट ने, हमारे आमाशय ने छोड़ना है, इसको भी ये संकेत देता है। फिर जैसे ही ये हमारे इस कंठ नली से होकर हमारे आमाशय में जाता है तो आमाशय की अंदर का सतह गैस्ट्रिक जूसेस, पेप्सिन एंजाइम, ये सब रिलीज कर देते हैं। गैस्ट्रिक एसिड में अधिकतर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही माना जाता है। तो ये आमाशय का में खाना जो है एसिडिक हो जाता है और इसकी एसिडिटी करें पीएच वैल्यू 2.3 से 3 के आसपास पीएच वैल्यू होती है। अगर हम देखें कि संपूर्ण पाचन तंत्र को जो शक्ति मिलती है वो एंटेरिक नर्वस तंत्र के द्वारा मिलती है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये तंत्र क्या है? ये वेगस नर्व से आई हुई एक नर्व्स है जो कि हमारे पूरे कंठ नली से लेकर और आखिरी तक, रेक्टम तक, अनस तक ये जुड़ी रहती है। इसके अगर देखा जाए दो तरह के इसमें मसल्स होती हैं, एक माई एंटेरिक, एक सबकोसल। माई एंटेरिक ये कॉन्ट्रैक्शन की किस तरह से दबाव बनाएगा उस गति को निर्धारित करता है, और सबमुकोसल जो है वो किस तरह से ये रस निकलेंगे, कैसे इसमें अवशोषण होगा, उसके लिए जो मसल मूवमेंट्स है वो निर्धारित करती है। जो खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया गए हैं, जो अंदर ही बैक्टीरिया है, इस पूरे तंत्र में ये अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, सब बैक्टीरिया से भरे हुए हो जाते हैं। तो इसमें अच्छे बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हैं वो अच्छा काम करते हैं और बुरे बैक्टीरिया को निकालने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिस तरह से जब ये गैस्ट्रिक जूसेस से रिलीज हो जाता है, इससे पेप्सिन एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो पैंक्रियास से और लीवर से जो पित्त आता है गॉल ब्लैडर के थ्रू द्वारा, ये दोनों ही मिलके ये ड्यूडेनियम के आसपास ये मिलते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स का क्या कार्य रहता है? एंजाइम्स कई तरीके के होते हैं, जिसमें खास तौर से ट्रिप्सिन एंजाइम वो प्रोटीन के पचाने में काम आता है, और एमिलेस कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को पचाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए पैंक्रियास
दो तरह के काम कर रहा है। एक तो एक्सोक्राइन सेल्स एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं जो अभी हमने बताया। दूसरा एंडोक्राइन सेल्स, ये जो है ब्लड में या तो इंसुलिन छोड़ेंगे या ग्लूकागोन। का मतलब है पैंक्रियाज जो है ब्लड को चेक करते रहेंगे कि उसमें शुगर कितनी है। अगर शुगर कम होगी तो ग्लूकागोन अल्फा सेल्स छोड़ देंगे, और शुगर ज्यादा होगी तो बीटा सेल्स इंसुलिन छोड़ देंगे। तो ग्लूकागोन से क्या होता है, लीवर के थ्रू, लीवर के द्वारा हमें ग्लूकोज मिल जाता है, और इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी खाने में होता है, इसको एनर्जी के फॉर्म में सेल्स में चला जाता है, और इस तरह और लीवर भी कोशिश करता है कुछ ग्लूकोज को स्टोर कर ले ग्लाइकोजन के रूप में। तो जो कि बाद में जब खाने में हमें शुगर कम मिले तो ग्लाइकोजन डिकम्पोज होके उसमें से कुछ शुगर खाने में आ जाए। इस तरह से देखा जाए कि शुगर को मॉनिटर करता रहता है, ब्लड में कितनी शुगर है इसको मॉनिटर करता रहता है पैंक्रियास, और उसके हिसाब से इस तरीके के हार्मोन्स छोड़ता है जो कि शुगर का बैलेंस बना रहे। लेकिन ये काम ये ब्लड में करता है, खून में, रक्त में करता है। यहाँ पर तो खाने के साथ तो एंजाइम ही इसमें रिलीज होते हैं, जो एंजाइम से खाना पचता है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें समानुपात काम करता है, और उस तरह से इसकी कोशिश रहती है कि खाना आगे जाए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज लगे रहते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज लगी रहती हैं, वो इसमें से खाने को एब्जॉर्ब करके अवशोषण करके आहार रस में परिवर्तित कर देते हैं। ये आहार रस पुनः लीवर में जाता है और ब्लड के द्वारा, क्योंकि जो भी रक्त इन वेलीज में आता है उससे के थ्रू, उसके द्वारा ये आहार रस उसमें चला जाता है। आहार रस फिर लीवर में जाता है। लीवर में रंजक पित्त की मदद से बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स, आरबीसी इत्यादि इसमें मिल जाते हैं, जिससे रक्त में परिवर्तित होने लगता है। तो एक तरह से रस धातु रक्त धातु में परिवर्तित होती है। ये प्रक्रिया आगे हम वर्णन करेंगे अगले वीडियो में किस तरीके से होता है। और फिर जो है हमारा पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आने के पहले ये इसमें से जो भी पॉइजनस तत्व होते हैं वो छन जाते हैं, वो अपेंडिक्स में एकत्रित हो जाते हैं, और हमारा जो भोजन पचा हुआ है वो बड़ी आंत में चलता है, और यहाँ पर फिर इसमें से पानी का अवशोषण होता है, जो कि बाद में जो खून के ब्लड के साथ में, रक्त के साथ में, ये किडनी से होकर होते हुए, ब्लैडर से होते हुए मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये पचा हुआ भोजन फिर आगे चलता है, जो कि रेक्टम के द्वारा ये बाहर अपान वात की मदद से बाहर निकल जाता है। इस तरह से देखा जाए कि जो भोजन हम खाते हैं वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, जबकि इसके तत्व जो हैं वो आहार रस में परिवर्तित होकर हमारे रक्त में मिल जाते हैं, जिसका फिर पाचन आगे होता है, जिससे कि हमारे शरीर के दूसरे तत्व बनते हैं, जिसको कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि अन्न ही हमें शक्ति देता है। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जिसमें कि हम बतलाएंगे कि किस तरीके से ये आहार रस हमारे शरीर को मांस, हड्डी और बोन मैरो
और ओज में परिवर्तित होता है, कैसे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।